हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मीट। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का सेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर जिसको हम कहते हैं टीचिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चंस हैं लगभग हर एक टीचिंग एग्ज़ाम और टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मैं अगर रीसेंट एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो जैसे आपका अब DSSS होने वाला है, उसमें पीजीटी में 20 नंबर की टीचिंग मेथडोलॉजीज़ आती है आपकी, और टीजीटी में 10 नंबर की आती है। पीआरटी में तो आती ही आती है ना, उसमें सीडीपी और पेडागोजी भी होता है, और एनवीएस में आता है, केवीएस में आता है। लगभग सभी टेट एग्ज़ाम्स में, सुपर टेट ले लो आप, यूपी टेट, इन सभी एग्ज़ाम्स में आपका क्या आता है, टीचिंग मेथडोलॉजी पूछी जाती है। सीटेट में भी आती है। सीटेट में तो जैसे आपसे वो जो पोर्शन होता है ना 15 नंबर वाला पेडागोजी का, वो हर सेक्शन में होता है, हर सब्जेक्ट में, उस तरह से। ठीक है, तो लगभग हर एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें यहाँ पर DSSS की, तो पीजीटी में 20 नंबर का पोर्शन आता है और टीजीटी में 10 नंबर का। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि इस पोर्शन को कहाँ से कवर करें, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए भी हैं। 3-4 सब्जेक्ट्स के प्रीवियस है DSSS के टीचिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चंस कराए हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि जो DSSS के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, या फिर नवोदय विद्यालय के या केवीएस के हैं प्रीवियस ईयर, सीटेट के हो गए, सीटेट की जो पेडागोजी आप पढ़ते हो वो उसमें आपके काम आएगी। इनके सिर्फ आप प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस लगा लो तो आपका टीचिंग मेथडोलॉजी का काम हो जाएगा, 10 नंबर या 20 नंबर का जो भी आता है। ठीक है, तो इसके लिए देखो, क्योंकि 10 नंबर या 20 नंबर की बात है, उसके अलावा आपके कितने बैठ जाते हैं, 190 और 280 नंबर इस 10 या 20 नंबर के पोर्शन के अलावा। तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और इस चीज़ के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जिससे 10 में से एटलीस्ट 6 से 7 और 20 में से भी आपके 10 से 12 क्वेश्चंस हो जाएं। ठीक है, तो उसी क्रम में बढ़ते हुए ये जो आज का सेशन है, ये सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इनमें से वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीआरटी के हैं, चाहे टीजीटी के हैं, चाहे पीजीटी के हैं, चाहे टेट देने वाले हैं। ठीक है, सीटेट वगैरह, सभी के लिए क्लास है। चाहे कोई सोशल साइंस से है, कोई हिंदी से है, कोई मैथ से है, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, नेचुरल साइंस, किसी से भी, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। और ये मैं प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, इसमें अलग अलग एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज जो मैंने लिए हैं वो नवोदय की जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ है, उसमें ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर पेपर से। ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। तो अब ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी कि आज के सेशन में हम कहाँ से क्या कर रहे हैं, किसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो आपको बताना ज़रूरी था। अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको हम टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं अपने इस चैनल पर, और जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी देते हैं। साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है इस सेशन की, वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ये पीडीएफ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर सेशन के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि कक्षा में अच्छे शिक्षण हेतु सर्वप्रथम एक शिक्षक को किस बात का ज्ञान यानी कि बोध होना चाहिए। क्वेश्चन में 1 लाइनर फॉर्म में आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर उसका आंसर देखेंगे। ठीक है, अच्छे शिक्षण के लिए सबसे पहले एक शिक्षक को किस बात का पता होना चाहिए, तो उन प्रतिक्रियाओं का जिनकी वह कक्षा में अपेक्षा कर रहा है। टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, तो बच्चे उसका कैसा रिस्पॉन्स करेंगे, बच्चों की क्या प्रतिक्रिया आ सकती है, तो इस बात का ज्ञान होना शिक्षक को बहुत ज़रूरी है। तो उन प्रतिक्रियाओं का जिनकी वह कक्षा में अपेक्षा कर रहा है, क्या क्या बच्चों के क्वेश्चंस या रिएक्शंस हो सकते हैं जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसके प्रति। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो चुका है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पारस्परिक क्रिया से क्या होना चाहिए। तो जब शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होती है, शिक्षण अधिगम मतलब शिक्षण होता है जो टीचर पढ़ाता है, और अधिगम बच्चों के द्वारा सीखना। तो इस प्रक्रिया में एक पारस्परिक क्रिया है। ठीक है, एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्ट होते हैं टीचर और स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होना चाहिए, विचार उत्पन्न होने चाहिए, बच्चों में कुछ क्रिएटिवनेस होनी चाहिए, विचार उत्पन्न होने चाहिए इस प्रक्रिया के दौरान। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये नहीं है कि आप बिल्कुल निष्क्रिय होकर, ठीक है, इनएक्टिव होकर पढ़ रहे हैं। किसी भी विषय का जिसका आप ज्ञान ले रहे हो उसके प्रति विचार आपके मन में उत्पन्न होने चाहिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाता है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किसी के उद्देश्य के विफलीकरण से सदैव जनित होता या होती है। ठीक है, जब हमने कोई उद्देश्य, कोई एम सेट किया है और वो फेल हो जाता है, ठीक है, तो उससे जो स्व अवधारणा है उसमें गिरावट आ जाती है। सेल्फ, हमारे जो कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है, हमारा जो खुद के कंसेप्ट हैं, जो चीज़ें हमने यूज़ करी हैं एक पर्टिकुलर उद्देश्य को पाने के लिए, तो ऑफ कोर्स उसमें क्या आएगी, गिरावट आएगी अगर हम फेल होते हैं तो। समझ आई बात? ठीक है, तो किसी के उद्देश्य के विफलीकरण से सदैव जनित होता है क्या, स्व अवधारणा में गिरावट आती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सुनीता, जिसकी आयु 5 वर्ष है, एक विशिष्ट क्रिया को बार बार दोहराती है, फिर वह कोई दूसरी क्रिया करने लगती है और उसे भी बार बार दोहराती है। ये कैसा व्यवहार है? यानी कि सुनीता जो कि 5 वर्ष की है, जब भी कोई काम करती है बार बार उसको रिपीट करती है, कोई भी काम करेगी उसको रिपीट करती रहेगी। तो ये कैसे व्यवहार को दर्शाता है? यह कोई असामान्य व्यवहार नहीं है, ये एक सामान्य विकास की प्रक्रिया है। देखो, विकास की जो प्रक्रिया होती है सबकी अलग अलग होती है, सबके विकास की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। तरीका क्या होता है, सबका विकास का तरीका भी अलग अलग होता है। जो लर्निंग मेथड्स होते हैं या जो लर्निंग के तरीके होते हैं, सीखने के तरीके भी बच्चों के अलग अलग होते हैं। तो वैसे ही इस बच्ची का जो तरीका है चीज़ों को करने का, वो ये हो चुका है कि वो चीज़ों को रिपीट करती रहती है। तो ये कुछ एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है, सामान्य विकास की प्रक्रिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपसे कहता है कि छात्रों में सृजनात्मक चिंतन विकसित करने हेतु अध्यापक को किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। क्रिएटिव बच्चों को बनाने के लिए, क्रिएटिव थिंकिंग उन बच्चों में डेवलप करने के लिए आप बच्चों से कैसे क्वेश्चंस पुट अप करोगे। तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, जिनको मुक्त अंत वाले प्रश्न कहते हैं, वो, और जो व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, अब आप कहोगे मुक्त अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं, ओपन एंडेड, और क्लोज एंडेड क्या होते हैं, बंद अंत वाले। तो देखो, मुक्त अंत वाले या ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके बारे में बहुत बात की जा सकती है। मतलब मान लीजिए किसी हमें पॉइंट पर बात करनी है या किसी पॉइंट पर कोई डिस्कशन किया जाना है, ठीक है, तो मान लीजिए हम बेरोज़गारी एक हमने टॉपिक लिया, उस पर डिस्कशन क्लास में कर रहे हैं, तो उसमें सब जो हैं बच्चे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। ठीक है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखें, अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच कर बताएं। ठीक, तो वो हो गया आपका एक मुक्त अंत, यानी कि ओपन एंडेड, जिसका कोई एंड नहीं है, जिसको एक्सप्लेन फर्दर एंड फर्दर किया जा सकता है। क्लोज एंडेड क्या हुआ भैया? क्लोज एंडेड जो आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक है, या प्रश्न हुआ आपका, क्लोज एंडेड में क्या आ जाएगा? जिसका सीधा सीधा एक जवाब हो, जिसका सीधा सीधा एक उत्तर हो। जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कि आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी क्या है, तो आपने बता दिया दिल्ली। ठीक है, आपसे पूछा गया कि हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, आपने बता दिया मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी। तो ये हो गया आपका क्लोज एंडेड। या फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपका सिर्फ के ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शंस होते हैं, यानी कि सीधा सीधा एक जिसका जवाब हो गया। तो अगर आप चीज़ों को उस पॉइंट से पढ़ रहे हो कि बस सीधा सीधा हमें इसका आंसर याद करना है, तो वो आपको क्रिएटिव नहीं बनाएगा। आपको क्रिएटिव बनने के लिए एक चीज़ के कई पर्सपेक्टिव देखने होंगे, कई पहलुओं को देखना होगा, तब अपनी जो व्याख्या एक्सप्लेनेशन है वो तैयार आपको करनी होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 आपसे कहता है निम्न में से कौन सी एक प्रक्षेपित शिक्षण साधन सामग्री है। ये यहाँ पर शिक्षक नहीं, शिक्षण है। ठीक है, इनमें से कौन सी एक प्रक्षेपित शिक्षण साधन सामग्री है। प्रोजेक्टेड टीचिंग एड नहीं है, सॉरी नहीं है, पूछा है क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा प्रोजेक्टेड टीचिंग एड नहीं है। तो जो श्यामपट होता है ना, ब्लैक बोर्ड, वो प्रोजेक्टेड टीचिंग एड नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो ब्लैक बोर्ड है ना, वो आपका प्रोजेक्टेड टीचिंग एड नहीं होता। प्रोजेक्टेड टीचिंग एड होता क्या है? तो प्रोजेक्टेड टीचिंग एड वही होता है जो विजुअली आप देख पाते हो प्रोजेक्टर पर, जैसे स्लाइड्स हो गई आपका, या आपको कुछ फिल्म्स वगैरह दिखाई जाती हैं, या आपके
जो स्लाइड्स होती हैं बेसिकली वो प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स में आता है, ब्लैक बोर्ड उसमें इंक्लूड नहीं होता। तो आपको ये बात याद रखनी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ध्यान से सुनिएगा। 7 आपसे कहता है कि शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्यों के बारे में निम्न कथनों को पढ़कर बताना है कि कौन सा शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, टीचिंग का जो नेचर है उसके बारे में और जो एम ऑफ टीचिंग होता है वो बेस्ट एक्सप्लेन इनमें से कौन सा करेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स को ही पढ़ लेते हैं, 1, 3 और 6। तो पहला आपसे क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है कि शिक्षण और अधिगम अंतर्भूत रूप से जुड़े हैं, इंटरनली कनेक्टेड हैं टीचिंग एंड लर्निंग। तो बिल्कुल सही बात है। थर्ड आपसे कहता है सभी प्रकार के शिक्षण का संबंध छात्रों में कुछ रूपांतरण सुनिश्चित करने से है। रूपांतरण यानी कि बच्चों में कुछ चेंजेस, कहीं ना कहीं टीचिंग का एक पर्पज़ होता है कि बच्चों का डेवलपमेंट हो, उसमें अच्छे चेंजेस लाए जाएं। तो थर्ड भी बिल्कुल ठीक है। बात कर लेते हैं सिक्स्थ की। तो सिक्स्थ आपसे कह रहा है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, टीचिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस, जबकि अधिगम क्या है? व्यक्तिगत प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया होती है और जो लर्निंग होती है, अधिगम होता है, वो एक पर्सनल प्रोसेस होता है। 1, 3 और 6 यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। पाठ्यचर्या विकास में विषय वस्तु अधिगम को सुधारने हेतु प्रयोग किए जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? जो पाठ्यचर्या होती है, आपका करिकुलम होता है, उसके विकास में विषय वस्तु अधिगम को सुधारना है अगर, तो उसके लिए जो मूल्यांकन किया जाएगा, विषय वस्तु अधिगम को सुधारने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहा जाएगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? इवैल्यूएशन। ठीक, तो पाठ्यचर्या का विकास, उसमें जो विषय वस्तु रहेगी उसमें अधिगम को बेटर करने के लिए जो आप इवैल्यूएशन करोगे वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा, यानी कि आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी एक शिक्षण व्यवसाय की एक प्रकृति नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। शिक्षण एक प्रोफेशन भी है, व्यवसाय भी है, तो उसका कौन सा नेचर नहीं है? एज अ प्रोफेशन, सरकारों के प्रति आज्ञाकारी बनने में सहायक होना। ऐसा कोई भी पर्पज़ नहीं होता कि टीचर को सरकारों के प्रति आज्ञाकारी होना है। ठीक है, उनको अपना जो कर्तव्य है उसको पूरा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में अधिगम बहुत प्रभावशाली तरीके से होता है यदि शिक्षक द्वारा क्या किया जाए? तो इफ़ेक्टिव लर्निंग कब होगी? जब बच्चे के बारे में फीडबैक दी जाएगी, जिसको प्रतिपुष्टि कहते हैं, शीघ्र प्रतिपुष्टि दी जाएगी, अर्ली फीडबैक दी जाएगी। ठीक है, कि जितना बच्चे ने थोड़े थोड़े समय पर उसका मूल्यांकन करके उसकी फीडबैक ली जाए, क्या सीखा है और कहाँ कमी रह गई है सीखने में। तो शिक्षण बहुत प्रभावशाली होगा, इफ़ेक्टिव होगा अगर समय समय पर बच्चे की फीडबैक ली जाती है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिगम परिणाम का निबंध, ये संबंध होगा। ठीक है, अधिगम परिणाम का संबंध प्रकार के प्रश्नों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिगम परिणाम का निबंध प्रकार के प्रश्नों द्वारा उचित रूप से परीक्षण नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो ये यहाँ पर संबंध नहीं, निबंध ही है। निबंध टाइप के प्रश्न कौन से होते हैं? एस्से टाइप, है ना। तो जो एस्से टाइप आपके प्रश्न होते हैं उनके द्वारा कि समस्या समाधान क्षमता का, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का आप टेस्ट नहीं कर सकते, परीक्षण नहीं कर सकते। कौन से सवालों के द्वारा? जो निबंध टाइप के होते हैं। ठीक है, समस्या समाधान क्षमता कब विकसित होती है ये आपको समझना होगा। बच्चे को कोई आप एक टॉपिक पर पूछें, उससे उसके सामने एक समस्या रखें बेसिकली, और उससे बोले कि आप कोशिश करिए इसका सॉल्यूशन ढूंढने की। ठीक है, तो बच्चा कहीं पर फंसेगा, कहीं पर कुछ ना कुछ आइडिया सोचेगा, कहीं पर थोड़ी बहुत आप उसकी हेल्प करोगे, तो उस टाइप से समस्या समाधान की एबिलिटी बच्चे में बढ़ती है। ठीक है, और ये प्रयास लगातार जब शिक्षक द्वारा बच्चे से करवाए जाएं। ठीक है, ये नहीं कि हाँ कभी करवा लिया, बहुत टाइम बाद, महीनों सालों बाद फिर से किया जा रहा है, तो वो रेगुलरली नहीं हो पाता है। तो अगर आप निबंध प्रकार के प्रश्न का इस्तेमाल करेंगे
तो समस्या समझने की क्षमता विकसित नहीं बच्चे में हो पाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार क्या कहा गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा। आर्टिकल 21A कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया जाता है। ठीक है, अनिवार्य और मुफ्त जो शिक्षा है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाएगी, ये उनका मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये 12 क्वेश्चन आपका हो गया, इंपॉर्टेंट है। 13 कहता है निम्नलिखित में से क्या एक छात्र की शैक्षणिक सफलता का सबसे अच्छा पूर्व अनुमान लगाएगा? एजुकेशनली बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, ये आप सबसे अच्छा पूर्व अनुमान है ना, पहले से अनुमान आप लगा सकते हो बच्चे की शैक्षणिक सफलता का उसकी बुद्धि के द्वारा, बच्चे के इंटेलिजेंस टेस्ट द्वारा, है ना, जो आईक्यू टेस्ट वगैरह होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं होते, लेकिन यहाँ पे अनुमान की बात चल रही है तो अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, आपसे कहता है कि समय के साथ आनुवंशिक रूप से क्रमानुसार स्वाभाविक रूप से होने वाला परिवर्तन क्या है? तो आनुवांशिक रूप से और एक क्रम से, एक सीक्वेंस में और एक नॉर्मल जो चेंजेस होते रहते हैं, है ना, आनुवांशिक रूप से भी और क्रम से भी और नेचुरली भी जो चेंजेस व्यक्ति में होते हैं वो सब मिलाकर कहा जाता है मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता। क्लियर हो गई बात? ठीक है, कहा जाता है ना कि परिपक्वता उम्र के साथ ही आती है, तो क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, लाइक कर देना। 15 क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम को ज्ञान प्राप्त करने और उपयोग करने की, ज्ञान को प्राप्त भी करते हैं फिर उसका यूज़ भी करते हैं, करने की एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यानी कि अधिगम का कौन सा एक पक्ष ये बात कहता है कि अधिगम ज्ञान प्राप्त करने और उसको यूज़ करने की एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है, एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस है कि आप नॉलेज को गेन करते हैं फिर उसका यूज़ करते हैं। ये रचनावादी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये बात कही जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। टोटल 30 क्वेश्चंस है मेरे पास। ठीक है, तो आप आराम से वीडियो को पूरा देखिएगा। 16 कहता है मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी, टीचर, चोर बना सकता हूँ। ये कथन किस अधिगम सिद्धांत को दर्शाता है? कौन सा अधिगम का सिद्धांत, कौन सी सोच ये कहती है कि बच्चे को ना एक ऐसा माहौल देकर जैसा आप चाहते हो वैसा बना सकते हो? ये व्यवहारवादी कहते हैं और ये व्यवहारवाद का सिद्धांत कहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अब 17 पर आ जाते हैं। 17 आपसे कहता है अधिगम के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया किसका भाग होती है? तो जब बच्चे कहाँ पर फंस रहे हैं, कहाँ पर उनको लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, इस बात को पहचानने के लिए जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जिसमें आप नैदानिक मूल्यांकन करते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि क्या बच्चे में दिक्कत है और उसका क्या निदान या क्या उसको डायग्नोस किया जा सकता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट या फिर नैदानिक मूल्यांकन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। निम्न में से कौन वंचित छात्रों से उच्च शैक्षणिक मानकों की उपलब्धि सुनिश्चित करने में प्रमुख बाधा है? देखो, जो वंचित छात्र होते हैं, समझना पड़ेगा पहले आपको कि क्या होता है। वंचित छात्र बहुत तरीके के होते हैं, इनमें मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे धर्म, जाति, भेद के आधार पर कुछ वर्गों को, जातियों को या धर्म को जब शिक्षा से वंचित रखा जाता है किसी भी कारण से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, ठीक है, जब वो किसी वंचित होने के कारण, ठीक है, शिक्षा के अधिकार से जब वो वंचित हो जाते हैं और शिक्षा ग्रहण करने में उनको परेशानी होती है, तो उन बच्चों से शैक्षणिक मानक जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि हाँ भाई बच्चे को इतना तो अचीव करना ही चाहिए, तो
क्या उन बच्चों से ये एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो उसमें क्या बाधा डालता है। वंचित वर्ग मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए कोई धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कुछ ऐसे वर्ग हैं सामाजिक रूप से जो वंचित हो रहे हैं, जिनको समाज में वो मान्यता नहीं मिल रही जो और धर्म जाति के लोगों को मिल रही है। ठीक है, और इसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज में, भारत में बात की जाए तो लड़कियां भी कहीं ना कहीं इस वर्ग में आती हैं। सभी जगह भी लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को आगे रखने का अभी सब जगह ये प्रक्रिया नहीं हो पाई है। लोगों की सोच अभी सब जगह, बहुत कम जगह ऐसी है कि हाँ लड़के लड़कियों दोनों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो वंचित वर्ग में कहीं ना कहीं लड़कियां भी आती हैं। बहुत से ऐसे अपंग बच्चे आते हैं जो अपनी अपंगता के कारण शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं, या उन्हें वो सुविधाएं नहीं दी जाती जो नॉर्मल बच्चों को, नॉर्मल इन द सेंस कि जिनको कुछ अपंगता नहीं है, जिनको कुछ पढ़ाई से वंचित नहीं रखा जा रहा, उनको मिलती हैं, तो वो वंचित क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, खैर मैंने आपको इसलिए बताया जिससे कहीं वंचित छात्र वाला कंसेप्ट आए तो आपको ध्यान रहे। तो वंचित छात्रों से हम क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते एक अच्छा रिजल्ट एजुकेशन में, ठीक है, पढ़ाई में, तो ये है, तो उसमें क्या बाधा डालता है, हम क्यों नहीं सोच पाते। हम पहले देख लेते हैं कि नहीं यार ये बच्चा तो इस कैटेगरी से है, ये नहीं कर पाएगा, हम ऐसा क्यों सोचते हैं, क्यों। ये विचार कि प्रत्येक छात्र चुनौतीपूर्ण विषय वस्तु और कौशल में निपुणता हासिल करने में सक्षम नहीं है। हमें लगता है कि हर बच्चा स्किल डेवलप कर ही नहीं सकता है, हर बच्चा इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता है, हम ये सोचते हैं, और यही इस चीज़ में बाधा डालता है। क्लियर हो गया होगा, आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगा है, बट आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 19 क्वेश्चन पर आते हैं। 19 क्वेश्चन आपसे कहता है, पढ़ते समय एक शिक्षक समय समय पर अपने पढ़ाते समय एक शिक्षक समय समय पर अपने छात्रों की प्रगति की जांच के लिए उनका परीक्षण करता है, और वह ऐसे परीक्षणों के परिणाम का प्रयोग उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए करती है जहां उसे अपने निर्देश को बदलने या संशोधित करने की ज़रूरत है। उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन को, देखो ये मूल्यांकन होगा रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक, इसमें एक शिक्षक या शिक्षिका क्या कर रही है, उसने बच्चे को जो पढ़ाया कुछ थोड़े थोड़े समय बाद वो उसका आकलन कर रही है कि बच्चे ने कितना सीखा है और कहाँ वो लैग कर गया है, कहाँ पर उसको सीखने में प्रॉब्लम हुई है। अब वो प्रॉब्लम हुई किस वजह से है, बच्चे में किसी बच्चे को कोई परेशानी है उस वजह से, या फिर आपके टीचिंग मेथड्स में कोई परेशानी है, टीचिंग के जो तरीके हैं उसमें कोई परेशानी है। तो इस चीज़ को शिक्षिका जो है वो समझती है और फिर उसको उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करती है, उसको सुधारने की। तो ये आपका हो जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20th क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक सह शिक्षा विद्यालय है, सब बच्चों की शिक्षा जहाँ पर एक साथ होती है, उसमें कक्षा 6 का एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस विकास में लड़के और लड़कियों के बीच प्रत्यक्ष अंतर को, लड़के लड़की एक साथ पढ़ते हैं एक विद्यालय में, तो कक्षा 6 का एक टीचर है, वो निम्न में से किस विकास में लड़के और लड़कियों में सीधा सीधा अंतर देख सकता है। तो देखो मेंटली आप लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं बता सकते हैं कि लड़के ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या लड़कियां होती हैं, ठीक है। तो फिज़िकली आप बता सकते हो, अंतर कर सकते हो। क्वेश्चन में पूछा है कि सीधे सीधे देखकर आप किस रूप में बच्चों में अंतर कर सकते हो, फिज़िकली यानी कि शारीरिक रूप से अंतर देखा जा सकता है। अब ये जब बात मैंने आपके सामने की है कि लड़के ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं लड़की, इसमें आप बहुत क्वेश्चंस देखोगे पेडागोजी में जो कि आपके जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है ना, लैंगिक रूढ़िवादिता में आते हैं, जिसमें और ये समाज में होता है, ये जो रूढ़िवादिता है समाज में है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि लड़कियाँ जो हैं वो आर्ट साइड में अच्छी होती हैं, जैसे कि होम साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, म्यूज़िक हुआ, राइट, डांसिंग हुआ, और जो लड़के हैं वो साइंस में, मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं। बट कहीं पर आप लड़कों को ज़्यादा अच्छा पाओगे इन विषयों में जिनका लोग नाम लेते हैं, कहीं पर लड़कियों को अच्छा पाओगे। हमेशा हर जगह पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनको होम साइंस में इंटरेस्ट होता है, जो शेफ़ बनना चाहते हैं। आज के समय में ये जो भ्रांतियाँ हैं ना धीरे धीरे दूर हो रही हैं, और इनको सिर्फ पढ़कर
एग्ज़ाम क्रैक करने की बजाय अगर आप सभी लोग, जितने लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अपने आप में, अपने परिवार में ये बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, तो अगर समाज बदलेगा तो सारी चीज़ें धीरे धीरे बदलती जाएंगी। तो ये सब एक समाज की रूढ़िवादिता क्या होती है, जो पहले से चले आ रहे विचार हैं लोगों के, वो जो कि बिल्कुल भी सत्य नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं होता है। और मैं कई बार इस बात का एग्जाम्पल देती हूँ कि ऐसा कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हो मेंटल लेवल पर। तो यहाँ पर सीधे सीधे लड़के लड़की में अंतर आप फिज़िकली कर सकते हो, देख कर बता सकते हो कि लड़का है और ये लड़की है। ठीक है, इतनी बात। मेंटली बिल्कुल भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि लड़की अच्छी नहीं होती हैं पढ़ाई में और लड़के होते हैं, या फिर वाइस वर्सा। खैर, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है 21 आपसे कहता है कि एक विषय पढ़ाने के बाद एक शिक्षक पाता है कि छात्र विभिन्न क्रियाओं जैसे आलोचना, न्याय और मूल्यांकन के साथ काम करने में सक्षम हो रहा है। तो इस प्रकार निम्नलिखित में से किस स्तर पर उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है? तो मूल्यांकन स्तर पर उद्देश्यों को प्राप्त करना कहलाता है। ठीक है, बच्चे को जो आपने कंसेप्ट या चीज़ें सिखाई हैं, ठीक है, विषय पढ़ाया है कोई आपने बच्चों को, और वो उस विषय को पढ़कर उसमें से किसी एक पॉइंट पर, किसी एक तथ्य पर आलोचना कर सकता है, चिंतन कर सकता है ना, उसमें ये एबिलिटीज़ आ गई हैं। इसका मतलब जो शिक्षण किया गया है उसमें मूल्यांकन स्तर के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 आपसे कहता है, पियाजे के अनुसार बच्चों को पढ़ने के लिए ग्राफ, आलेख और चार्ट का उपयोग किस अवस्था में उपयोगी रणनीति है? चारों जो स्टेजेस हैं पियाजे की डेवलपमेंट की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक स्टेज की बात यहाँ पर की गई है, जिसको हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो पियाजे के अनुसार बच्चों को पढ़ने के लिए जब ग्राफ की, आलेख की और चार्ट की का बच्चा यूज़ करने लगता है पढ़ने के लिए, वो कौन सी एज में करता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में करता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अब आप कमेंट करके ये बताएंगे कि कौन सी एज से लेकर कौन सी एज तक ये स्टेज होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सब सीटेट पास होंगे डेफिनेटली, तभी ये वीडियो आप देख रहे हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो सीटेट के लिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। जो अधिगम किया जाना है उसे स्थापित शब्दों या छवियों से जोड़कर अर्थ का निर्माण करना किसका उपयोग कहलाता है? तो वो कहलाता है स्मृति सहायक संकेत रणनीति, जिसको निमोनिक्स स्ट्रैटेजी कहा जाता है। निमोनिक स्ट्रैटेजी कह लीजिए। कुछ ऐसी छवि, कुछ इमेजेस बच्चों को आप कह रहे हो कि बच्चों क्या आपने पेड़ देखा है, पेड़ के बारे में सोचिए। ठीक है, या बच्चों को आपको किचन के बारे में बताना है, किचन के जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन या किसी भी चीज़ की जानकारी देनी, तो आप बोलोगे क्या आप बेटा अपनी किचन में गए हो, आपने वहाँ देखा है क्या क्या चीज़ें होती हैं। यानी कि आप कनेक्ट कर रहे हो, छवियों से जोड़कर बच्चों का अर्थ निर्माण करना सिखा रहे हो। उसको स्मृति सहायक संकेत रणनीति कहा जाता है या निमोनिक्स स्ट्रैटेजीज़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया सबसे उपयोगी होती है? बच्चों को अगर क्रिएटिव बनाना है तो मस्तिष्क उद्वेलन या ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर मस्तिष्क उद्वेलन, वो अगर आप बच्चे के साथ उस का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, तो बच्चे में सृजनात्मकता बढ़ती है। देखो, बच्चे को जितना आप अपनी बात को कहने, प्रश्न करने, खोज करने का अवसर दोगे, सोचने विचारने का अवसर दोगे, बच्चा उतना क्रिएटिव बनेगा। ठीक है, तो यही है इसका उत्तर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। निम्न में से कौन सा उद्देश्य भावात्मक क्षेत्र से संबंधित होता है? तो छात्र ईमानदारी को महत्व दे सकते हैं, ये भावात्मक क्षेत्र से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर बढ़ जाते हैं। 26, यस, कक्षा अनुशासन की समस्याओं को रोकने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? कक्षा में अनुशासन की समस्या हो रही है, अनुशासन नहीं बन पा रहा है, तो आप किस चीज़ की जांच करोगे? छात्रों के व्यवहार की निकटता से जांच करोगे कि कौन सा छात्र है जो ज़्यादा अनुशासनहीनता कर रहा है, इनडिसिप्लिन कर रहा है क्लास में, वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है या उसको कुछ प्रॉब्लम है,
समझोगे ना उसको, तो उसके व्यवहार की जांच करोगे तो आप समझ पाओगे क्या सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो जिससे अनुशासनहीनता कक्षा में ना हो। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। बच्चों का एक समूह त्योहारों के उत्सव पर एक परियोजना को पूरा करके बहुत सारे गणितीय कौशलों का अधिगम करता है। ये आकस्मिक अधिगम कहलाता है। एक बच्चों का एक ग्रुप है जो कि त्योहारों के उत्सव पर, फेस्टिवल्स पर एक पूरी जो है प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है और बहुत सारे जो अंकगणितीय कौशल हैं, अरिथमेटिक एबिलिटीज़ हैं, उनका वो अधिगम कर रहा है। इस तरह के अधिगम को आकस्मिक अधिगम कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28। किसका ये विचार था कि प्रत्यक्ष अनुभव से जो कुछ भी सीखा जा सकता है वो अवलोकन से भी सीखा जा सकता है। पहले इतना ही समझ लेते हैं इन दो लाइन का क्या मतलब है। प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब जब आप सामने से कोई चीज़ होते हुए देख रहे हो, वो आपका प्रत्यक्ष अनुभव हो गया। ठीक। तो जो प्रत्यक्ष अनुभव आपने किया है, आप जो कुछ उससे सीख रहे हो, वो आप किसी को ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हो और अवलोकन करके भी सीख सकते हो। मॉडल सबसे प्रभावी होते हैं यदि उन्हें सम्मान, योग्यता, उच्च स्थिति के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार ज़्यादातर मामलों में शिक्षक अत्यधिक प्रभावशाली मॉडल हो सकते हैं। मॉडल्स बहुत प्रभावशाली होते हैं सीखने के लिए। ये जो कथन है ये बंडूरा का है, एक साइकोलॉजिस्ट थे बंडूरा, उनका ये कथन है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो जो आप प्रत्येक देख कर अनुभव करते हो वही आप ऑब्जर्वेशन से भी सीखते हो। तो मॉडल्स, रोल मॉडल की बात हो रही है, जिसमें मॉडल होते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, बैट्समैन, तो वो सचिन तेंदुलकर को या फिर विराट कोहली को अपना रोल मॉडल मानता है। तो वो प्रभावशाली होता है बच्चा, अगर किसी को रोल मॉडल मानता है तो वो उन्हीं की तरह बनना चाहता है। फिर ये उसको सिखाया जाता है कि सिर्फ आप देखकर ये अचीव नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी जितनी सामने वाले ने की है। ठीक है, तो ये बंडूरा का स्टेटमेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29। एक विज्ञान शिक्षण कक्षा 6 में, विज्ञान की कक्षा है, कक्षा 6, उसमें परिवर्तन एक टॉपिक है। उस पर एक आपको टीचर जो है पढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है परिवर्तन। पाठ की तैयारी करते समय उसे सबसे पहले यह निर्धारित करना चाहिए कि विषय के संबंध में छात्रों को पूर्व ज्ञान कितना है। ऑब्वियसली आप जब कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस क्लास में कर रहे हो, फिर से मैं ट्रीज़ का एग्जांपल आपको दूंगी। आपको चैप्टर पढ़ाना है ट्री के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, तो आप उनसे बोलोगे कि आपने पेड़ देखा है, तो आप ये जान पाओगे कि ये बच्चों को कुछ नॉलेज पहले से है या बिल्कुल भी नहीं है, या है तो कितनी है। तो उनका पूर्व ज्ञान पहले आप लेके समझ लो कि हाँ, तब आप समझ जाओगे कि किस लेवल से बच्चों को लेकर चलना है। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करना भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। ठीक है, ये आपको मान लीजिए साइंस में लाइट पढ़ाना है, प्रकाश, तो आप बच्चों को बोलोगे कि बच्चों जब रात को अंधेरा होता है तो आप लोग क्या करते हो, वो बोलेंगे हम लाइट जलाते हैं। तो लाइट से क्या आती है, प्रकाश आता है। ठीक है, तो उस चीज़ से आप कनेक्ट बच्चों से कर पाओगे और आगे फर्दर पढ़ा पाओगे। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। कक्षा में छात्रों की नियमित दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी क्या है। नियमित अगर दुर्व्यवहार कक्षा में हो, बच्चे कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट क्या तरीका है, आप क्या कर सकते हो, प्रतिफल के रूप में टोकन पुनर्बलन प्रदान करना। तो जब बच्चा मिसबिहेव लगातार कक्षा में हो रहा है, बच्चा कर रहा है, तो उसके लिए क्या सबसे अधिक उपयोगी होता है, प्रतिफल के रूप में। प्रतिफल क्या होता है, रिवॉर्ड, उसके रूप में टोकन रीइंफोर्समेंट को प्रदान करना। इसके अंतर्गत क्या होता है, टोकन रीइंफोर्समेंट में, टोकन पुनर्बलन के अंतर्गत ये एक टेक्निक होती है। जैसे टोकन हुआ तो बच्चे को बोला जाएगा कि अगर आप अच्छा बिहेव करोगे तो आपको, मान लीजिए कोई स्टिकर वगैरह आप दे रहे हो बच्चों को कि आपको इतने स्टिकर मिलेंगे, और आपने मिसबिहेव किया तो वो आपसे वापस ले लिया जाएगा, उतने ही कम होते जाएंगे। तो इस तरह से एक तरीका होता है, एक टेक्निक होती है बच्चे को मिसबिहेव से बिहेव की तरफ लेकर आने की। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पूरे 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं फिनिश। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत कुछ सिखा गए होंगे, जो कि आपको आगे भी डेफिनेटली काम आएंगे। फिर से मैं आपको बताऊंगी, सीटेट में जो आपने पेडागोजी पढ़ी है या फिर जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं,
वो सब आपको DSSB KVS NVS जहाँ पर भी टीचिंग मेथडोलॉजी आती है काम आएगी, कुछ अलग से वहाँ पर नहीं आती है। और बाकी जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो उसके और टीचिंग एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर उस सब्जेक्ट के आप देख लीजिए, तो आपकी और बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगी। PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। वीडियोज़ आप लोग देखते हो, पसंद भी करते हो, बट लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। और अगर आप आगे भी इसी तरह टिल योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं तो डायरेक्टली जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। डायरेक्टली इससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो के आने पर मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो में अच्छा लगा है, इसी तरह से वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे इस तरह इस सीरीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू रखकर आपके लिए लेकर आएँ। और अगर आपके दोस्त भी टीचिंग, आपके फ्रेंड्स आपके जिस भी ग्रुप में ऐड हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप उन तक ज़रूर पहुंचाएं। हमारी इस कोशिश को उन तक आप ज़रूर पहुंचाएं, उनकी भी डेफिनेटली काम आएगी। ठीक है, तो बस यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। बाकी DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आपको करा रहे हैं, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ के भी करा रही हूँ मैं, और जनरल पार्ट के भी करा रही हूँ, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस को और हिंदी को कवर कर रहे हैं। वो सब आपको एक जगह मिल जाएगा इसी चैनल पर। प्लेलिस्ट में जाना, DSSB PYQ के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जितने भी तक मैंने PYQ कराए आपको सब मिल जाएंगे। कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की मेरी कोशिश रहती है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना ज़रूरी है वो मुझे देनी पड़ती है, जैसे कि हम किस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, वो सब। ठीक है, तो बाकी पढ़ते रहिए लगातार। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं और टाइम कब निकल जाएगा आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आप पछताओ ना, बेटर है कि अभी से अच्छे से तैयारी करते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लगातार तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।